हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 की इंग्लिश में MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेशंस को कवर कर रहे हैं। आई होप कि अभी तक जो 2 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं आपने उन सेशंस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। आपके लिए वो आई होप कि बहुत यूजफुल भी रहे। चलिए आज हम 3rd चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज डीप वाटर। जैसे कि मैंने आपको अर्लियर सेशंस में भी कहा है कि ये अबाउट द ऑथर पढ़ना, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम इस चैप्टर का भी सबसे पहले ये अबाउट द ऑथर वाला टॉपिक ही समझते हैं, ताकि अगर इनके बेसिस पर एमसीक्यू आ जाए तो वो आपको क्लियर हो। विलियम डगलस 1898 to 1980 was born in Maine, Minnesota। तो देखो, अब आपको यहाँ पर राइटर का, ऑथर का नाम है, उसका बर्थ ईयर भी आपको गिवन है, देन डेट ऑफ डेथ भी, ईयर ऑफ डेथ कहूंगी, वो भी गिवन है, कहाँ बर्थ हुआ था उनका वो जगह भी आपको बता रखी है। देन आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने बेसिकली बीए किया था, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया था इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। देन उन्होंने 2 साल एक स्कूल में भी पढ़ाया है। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। तो याकिमा के एक हाई स्कूल में उन्होंने एज अ टीचर 2 साल पढ़ाया भी है। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्हें ये जो 2 years का टीचिंग था वो उससे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुए, थक गए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लीगल करियर परस्यू करने के बारे में सोचा, मतलब लॉ की फील्ड में उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू दी प्रेसिडेंट। तो उन्होंने अपना लीगल करियर जो है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया कि वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को मिले, एडवाइजर बने और दोस्त भी बने किसके, प्रेसिडेंट के। देन डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो यहां पर आपको उनके लीगल करियर में क्या स्पेशलिटी थी, किस फील्ड में वो आगे बढ़ रहे थे, वो आपको बताया गया। देन ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years। अब देखो, यहां था वो 2 years जो टीचिंग की फील्ड में उन्होंने काम किया था। अब यहां पर आपको एज अ लीगल सर्वर उन्होंने कितने टाइम पीरियड तक काम किया है वो यहां बता रखा है कि 36 years उन्होंने काम किया। उसके बाद 1975 में उन्होंने रिटायरमेंट ली एंड ही रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो इसका मतलब एज अ चीफ जस्टिस कह सकते हैं हम कि उन्होंने सबसे लंबे समय तक सर्व किया है। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो यहां पर भी देखो, आपको यहां से ही क्लियर हो रहा है कि ये उन्हीं की ही एक किताब है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, जिसमें से ये चैप्टर डीप वाटर एक एक्सर्प्ट की फॉर्म में, यानी कि एक पार्ट की फॉर्म में, एक भाग की फॉर्म में लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल। तो यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है आपको कि किस तरह से जब वो एक छोटे लड़के हुआ करते थे, छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो किस तरीके से वो लगभग डूब ही गए थे एक स्विमिंग पूल में। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। तो कौन से डर की बात की गई है, वाटर के डर की। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और किस तरीके से फाइनली उस पर उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, जीत हासिल की है, वो भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जरिए फाइंड आउट करते हैं कि उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट में, मतलब इस ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर में क्या क्या हमें बताया है। देखिए, सबसे पहले तो लेट मी क्लियर यू कि मैं आपके साथ अबाउट दी ऑथर डिस्कस कर चुकी हूं, तो इसलिए मैंने उसके बेसिस पर जो डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन्हें नहीं, बल्कि चैप्टर में हमारे पास जो आगे एमसीक्यूज बनते हैं मैंने उन्हें कवर किया है। सो देखते हैं कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं। फॉर वॉट थिंग डिड दी ऑथर हैव एवर्जन सिंस हिज चाइल्डहुड। तो बचपन से ही उन्हें वो कौन सी चीज थी जिससे डर लगता था, जिससे वो दूर भागते थे।
तो बेसिकली देखो, हमने अभी अभी अबाउट द ऑथर वाले में पढ़ा है फियर ऑफ वाटर, तो आपको यहीं से अब अंदाजा लग जाना चाहिए कि ना वो एयर है ना वो स्काई है, नन ऑफ दीज, ऑब्वियसली ये काउंट ही नहीं होगा साथ में। तो सही इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ऑथर वॉज 3 or 4 years ओल्ड, जब वो 3 या 4 वर्ष के थे, वेयर डिड हिज फादर टेक हिम, उनके फादर उन्हें कहाँ लेकर गए थे? एक कॉलेज में लेकर गए थे, स्कूल में लेकर गए थे, एक थिएटर में लेकर गए थे, या वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर उन्हें लेकर गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू अ बीच इन कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, when the author went to a beach with his father, why was he frightened? तो जब वो अपने फादर के साथ एक बीच पर गए थे, जो कि हमने अभी अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे, तो वो डर क्यों गए थे? तो ऑप्शंस क्या है? क्या उन्होंने कोई क्रोकोडाइल देख लिया था, या उन्होंने कोई शिप देख ली थी और वो डर गए थे? He was knocked down and swept over by the waves, मतलब लहरों ने उन्हें नॉकआउट कर दिया था, गिरा दिया था, धक्का सा लग गया था और उनके ऊपर से पानी बह गया था। He saw a whale, या उन्होंने एक व्हेल फिश देख ली थी। तो सही ऑप्शन क्या है? सही है सी ऑप्शन, यानी कि he was knocked down and swept over by the waves। तो उसी दिन से उन्हें पानी से डर लगना शुरू हो गया था। When the author was 10 or 11 years old, अब ये तो बात थी यहां तक की जब वो 3 या 4 साल के थे। अब बात की जा रही है जब वो 10 और 11 years के थे। What did he decided to learn? What did he decide to learn? उन्होंने क्या लर्न करने के बारे में सोचा था, निश्चय किया था? To swim, to fly a plane, टू डांस और टू प्ले अ गिटार। तो बेसिकली क्या था, क्योंकि वो अपने इस फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करना चाहते थे, तो इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टू स्विम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज याकिमा? याकिमा क्या है? अ सिटी इन कैलिफोर्निया यूएस, अ सिटी इन वॉशिंगटन यूएस, a city in फ्लोरिडा यूएस, और अ सिटी इन मैरीलैंड यूएस। तो बेसिकली ये यूएस में वॉशिंगटन में एक सिटी है, तो अ सिटी इन वॉशिंगटन यूएस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज YMCA स्टैंड फॉर? YMCA किस चीज के लिए स्टैंड करता है? मतलब इसकी ये हमें शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, एब्रीवेशन बता रखी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यंग मेंस क्रिश्चियन आर्मी, यंग मेंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन और यंग मेंस क्लासिक एसोसिएशन। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बिग बॉय डू टू द ऑथर? क्या किया था उस बड़े लड़के ने ऑथर के साथ? ही थ्रू द ऑथर इनटू द पूल, ही हेल्प द ऑथर इन स्विमिंग, ही ऑफर्ड हिम आइसक्रीम और ही गेव हिम मनी। तो बेसिकली उसने क्या किया था? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, उसने ऑथर को पूल के बीच में फेंक दिया था। तो ही थ्रू द ऑथर इनटू द पूल। Next is what did author do when his feet touched the bottom of the pool? जब ऑथर के पैर बॉटम ऑफ द पूल को टच किए थे, छुए थे, तो उन्होंने क्या किया? He remained there, वो वहीं पर रहे थे। He was drowned, वो डूब गए थे। He started swimming underwater, उन्होंने अंडर वाटर पानी के नीचे स्विमिंग करना शुरू कर दिया था। He made a spring upwards, तो इसका सही आंसर है He made a spring upward, कि उन्होंने ऊपर की तरफ कोशिश की थी आने की। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एडिशन और बताना चाहूंगी कि कितनी बार ऑथर ने कोशिश की थी ऊपर आने की। उन्होंने 3 times कोशिश की थी कि वो किसी तरीके से उस डूब रहे, जिस तरीके से वो पानी में डूब रहे थे, उस पानी से बाहर निकल सके। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ऑथर्स लेग्स आफ्टर ड्राउनिंग? जब वो डूब चुके थे तो उसके बाद ऑथर की टांगें जो थी, लेग्स जो थी, उसकी कंडीशन किस तरीके से थी? क्या वो बहुत ही एक्टिव थी? क्या वो पैरालाइज्ड दिख रही थी? क्या उनकी लेग्स जो थी वो किक मार रही थी? या वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी? तो ऑब्वियस आंसर है
कि दे सीम्ड पैरालाइज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इज वेयर डिड डगलस फाइंड हिमसेल्फ व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, मतलब जब उन्हें सुध आई, होश आया, तो वो कहां पर थे, उन्होंने अपने आप को कहां पाया था। इन अ रूम, नियर द पूल, इन अ हॉस्पिटल और नियर दी सी शोर। तो कहां पाया था उन्होंने अपने आप को, पूल के नजदीक, और वो वॉमिटिंग कर रहे थे, है ना, पेट के बल लेटे हुए थे। आगे है जी, व्हाट डिड द बिग बॉय सेड टू द ऑथर। अब वो जो बिग बॉय था उसने क्या कहा, आई डिड द राइट थिंग, कि मैंने सही काम किया था, पानी के बीच में फेंकना मैंने सही किया था। आई शेल थ्रो यू अगेन, मैं फिर से दोबारा से तुम्हें पानी में गिर दूंगा। आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई लाइक थ्रोइंग बॉयज इन टू दी पूल, कि मुझे इस तरीके से लड़कों को पूल में फेंकना पसंद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। नेक्स्ट इज हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही वॉकड बैक टू हिज होम आफ्टर बिकमिंग ऑल राइट। कुछ सेवरल आवर्स के बाद जब वो ठीक हो गए थे, तो उसके बाद जब वो घर गए तो वो किस तरीके से, कैसा फील कर रहे थे। हिज लेग्स वर ट्रेम्बलिंग, उनकी टांगे कांप रही थी। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहे थे। ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश थे। ही हैड फीवर, उन्हें बुखार था। तो सही आंसर जो है अकॉर्डिंग टू दी टेक्स्ट वो बनता है हिज लेग्स वर ट्रेम्बलिंग, कि उसकी टांगे जो थी वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी और वो कांप रही थी। नेक्स्ट इज आफ्टर द इंसिडेंट इन दी पूल What feeling remained in the author's heart, कि कौन सा वो एहसास है जो उनके दिल में बस गया था। Fear for pool, उन्हें पूल से डर लगने लग गया था। Fear for big boys, बड़े लड़कों से। Fear for sea, उन्हें समुद्र से डर लगने लग गया था। या फिर Fear for water, वाटर से उन्हें फियर लगने लग गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि उन्हें पानी से डर लगने लग गया था। देन इसी के साथ ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, व्हाट हॉन्टेड द ऑथर, मतलब अब वो कौन सी चीज थी जो ऑथर का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा डर सा लगता रहता था। पुश बाय अ बिग बॉय, या पेरेंट्स स्कोल्डिंग, टेरिबल एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग, या घोस्ट, मतलब बड़े लड़के ने जो वो धक्का दिया था उसकी वजह से, या माता पिता की डांट की वजह से, या जो वो डूबने वाला हादसा सा हुआ था, जो वो अनुभव था, क्या वो उसकी वजह से डरते रहते थे, या उन्होंने भूत देख लिया था। तो सिंपल सा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज टेरिबल एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग, जिसकी वजह से ऑथर हमेशा हॉन्टेड रहते थे। नेक्स्ट इज हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, अब उन्होंने स्विमिंग करना कैसे सीखा। ही नेवर लर्न स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग कभी सीखी ही नहीं। या ही लर्न इट ऑन हिज ओन, उन्होंने अपने आप स्विमिंग सीखी। बिग बॉय टॉट हिम, कि वो बड़े लड़के ने उन्हें सिखाया। या ही लर्न इट फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर, तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और उससे स्विमिंग करना सीखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यस, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था और उसने ही उन्हें स्विमिंग करना सिखाया। नेक्स्ट इज इन विच मंथ विलियम डगलस डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। अब इंस्ट्रक्टर हमें यहां पर पता चला, कौन से मंथ में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर की मदद से स्विमिंग करना सीखना चाहिए। अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल या फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने अक्टूबर मंथ में ये डिसाइड किया था कि उन्हें एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लेना चाहिए। देन हाउ मेनी डेज अ वीक डिड विलियम प्रैक्टिस स्विमिंग। अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, क्या कितने दिन वो प्रैक्टिस किया करते थे स्विमिंग की। 3 days अ वीक, 4 days अ वीक, 5 days अ वीक या 6 days अ वीक। तो इसका सही आंसर है 5 days अ वीक। और मैं तो एक और एक्स्ट्रा एडिशन करना चाहूंगी, 5 days अ वीक, 1 hour पर डे, मतलब हर दिन वो 1 घंटे की प्रैक्टिस किया करते थे। 5 दिन मतलब हफ्ते में 5 घंटे वो प्रैक्टिस किया करते थे स्विमिंग की। नेक्स्ट इज इन विच मंथ डिड इंस्ट्रक्टर आस्क्ड विलियम दैट ही कैन स्विम। अब वो कौन सा मंथ था जब इंस्ट्रक्टर ने ये कह दिया कि हाँ नाउ यू कैन स्विम। तो मार्च, अप्रैल, जून या अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल।
नेक्स्ट इज वेयर डिड द ऑथर गो इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अब देखो इंस्ट्रक्टर ने तो कह दिया था कि मेरा काम खत्म है, लेकिन ऑथर ने, विलियम डगलस ने कहा था कि मेरी तरफ से अभी काम खत्म नहीं हुआ, उन्हें अभी भी अपने उस डर पर जीत हासिल करनी थी। तो वो कहाँ गए थे? क्या वो YMCA पूल में ही दोबारा से गए थे? क्या वो एक सी बीच पर गए थे? या वो एक वेल कुएं में गए थे? या लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर में गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो लेक वेंटवर्थ पर गए थे ताकि अपना इस फियर को वो जीत हासिल कर सके, इस पर जीत हासिल कर सके। नेक्स्ट इज नेम द 2 आइलैंड्स बिटवीन विच विलियम स्वैम टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब अपने इस डर पर जीत हासिल करने के लिए उन्होंने, ये तो हमें बता दिया कि वो कहाँ गए थे, ठीक है, अब हमें है कि वहां पर उन्होंने कौन से 2 आइलैंड्स के बीच में स्विमिंग की थी। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, टर्टल आइलैंड या स्टैम्पैक्ट आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड या स्टैम्पैक्ट आइलैंड, देन ट्रिग्स आइलैंड एंड टर्टल आइलैंड, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि उन्होंने 2 मील का, 2 माइल्स का सफर तय किया था ट्रिग्स आइलैंड और स्टैम्पैक्ट आइलैंड के बीच। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, हाउ वॉज ऑथर एबल टू कंकर हिज फियर। किस तरीके से उन्होंने अपने इस डर पर जीत हासिल की थी? विद केयर, with parents support, with guidance only, और with courage, guidance and determination। तो देखो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने करेज भी, साहस भी दिखाया था, उन्हें एक इंस्ट्रक्टर की तरफ से गाइडेंस भी मिली थी और उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प भी दिखाया था, मतलब डिटर्मिनेशन भी पूरा दिखाया था, वो पीछे नहीं हटे थे और इसी वजह से उन्होंने अपने इस डर पर जीत हासिल की थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी MCQs फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपको MCQs भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आए। काइंडली डू सम ऑनर्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।